आज से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि वीडियो की लेंथ कम से कम हो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए जाएं। G7 शिखर सम्मेलन जो कि कैनास्कस अल्बर्टा में हुआ था और ये अध्यक्षता इटली से कनाडा ने 1 जनवरी 2025 को ग्रहण की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और सम्मेलन G7 राष्ट्रों के नेताओं के अलावा यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो हमें 3 फैक्ट देखना है। पहले तो ये जान लीजिए यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन आयोग यानी यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने इसकी अध्यक्ष हैं और इसकी अध्यक्षता किया था मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कैनास्कस अल्बर्टा कनाडा में ये शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत के अलावा 6 आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन शामिल थे और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भाग लिया था। और G7 देशों में कैनास्कस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया गया है। वाइल्ड फायर चार्टर है क्या? तो यह जंगल में लगने वाली आग को रोकने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए और पुनर्वास के लिए भी एक साझा संगठन बनाया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इस पहल का समर्थन किया है। G7 के बारे में संक्षिप्त जान लीजिए। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिक व विकसित महाशक्तियों का एक संगठन है। अब हमें जान लेना चाहिए G7 में कौन कौन से देश हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो G7 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल हैं। अगर आपको G7 के कंट्री नहीं याद होते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं ABC गर्लफ्रेंड जी, बस ऐसे याद कर लेंगे तो आ जाएगा। गर्लफ्रेंड जी, A का फॉर मतलब अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन जो कि यूनाइटेड किंगडम है, और C फॉर है कनाडा, और G फॉर है जर्मनी, F फॉर है फ्रांस, और J फॉर है जापान, और I फॉर है इटली, राइट। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 ये आयोजित कराया गया था नीस, फ्रांस में। यह सम्मेलन फ्रांस व कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कराया गया था। इसका मुख्य विषय था महासागर के संरक्षण व सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। तो इतना बड़ा इसका थीम है, तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। सतत विकास लक्ष्य SDG 14 जो कि जल के नीचे जीवन की बात करता है कि कार्यान्वयन के समर्थन के लिए और उसके तरीकों और साधनों को पहचानने की बात करता है। अब हम लोग SDG के 17 लक्ष्य को आइए देख लेते हैं। 17 धारणी विकास लक्ष्य, इसे याद कर लेना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला है गरीबी की समाप्ति, इसका पहला लक्ष्य है और ये सारे लक्ष्य 2030 तक पूरे किए जाने की कवायद है, राइट। दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है आम लोगों के लिए स्वास्थ्य व आरोग्यता, चौथा है गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, जिसे ये याद होगा तो उसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, स्वच्छ जल व स्वच्छता, किफ़ायती व ऊर्जा और उत्कृष्ट कार्य व आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास 9वां लक्ष्य है। 10वां लक्ष्य असमानता में कमी, 11वां लक्ष्य है धारणी शहरी सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपयोग व उत्पादन, ये 12वां लक्ष्य है। 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई और 14वां लक्ष्य है जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, जो कि SDG 14 का बात अभी पीछे आप लोगों ने देखा, उसकी बात कर रहा था। कभी कभार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था तो उसके किसके कार्यान्वयन के लिए यानी SDG के किस लक्ष्य को निर्धारित करता है, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका सम्मेलन कराया गया। तो SDG 14 यानी जलीय जीवों की सुरक्षा, जल के नीचे जीवन। 15वां स्थलीय जीवों की सुरक्षा, जल के ऊपर जीवन या स्थल पर जीवन, शांति, न्याय व सशक्त संस्था, ये 16वां लक्ष्य। और 17वां लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, राइट। तो ये 17 लक्ष्य हैं SDG के। ये सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा SDG 14 के लक्ष्य की बात कर रहा था। अब देखें कि पहला जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था वो स्वीडन व फिजी के सह मेजबानी में हुआ था, न्यूयॉर्क में, राइट। दूसरा पुर्तगाल व केन्या के सह मेजबानी में लिस्बन में हुआ था। तो ये आपको तीनों ही याद कर लेना चाहिए। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था जितेंद्र सिंह ने, बस इतना जानना है, जितेंद्र सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी तैयार किए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रवादी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और $80 बिलियन से अधिक का सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजना की प्रगति को रेखांकित किया गया था। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHV डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल लॉन्च किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। इसमें बस इतना ही जानना है। इसका आयोजन सिंगापुर में कराया गया
एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। बस जानना ये 0% इसका पॉसिबिलिटी है आने की। आगे देखते हैं 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। इसका मुख्य विषय देख लीजिए, ये था समावेशीपन और स्थिरता। ये एडजेक्टिव है, आपको एडजेक्टिव भी पढ़ना है ना, तो समावेशी नहीं दिखा है, समावेशीपन और स्थिरता, राइट। तो ये इसका सब्जेक्ट है, थीम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसमें बस इतना ही खास है। और क्या जानना है, तो ये जानना है कि आसियान के बारे में कुछ जान लीजिए, जो कि यह दक्षिण एशिया के 10 देशों का, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है। जानते होंगे बस सामान्य जानकारी के लिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओपीडियार। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। और कुआलालंपुर में इसका 46वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। इतना आपको याद रखना चाहिए, इसमें बस इतना ही पूछेगा। इसमें एक बात और जान लीजिए कि शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता एवं केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा की को अंगीकार किया है। एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि आसियान का 11वां संभावित सदस्य तिमोर लेस्ते को बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। यानी अगला इसका सदस्य तिमोर लेस्ते को बनाया जा सकता है और यह आसियान के बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहा था इस बार, राइट। मंत्रिपरिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक ये श्रीलंका द्वारा वर्चुअली कराई गई। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जानना है। इसका मुख्य विषय देख लीजिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर इसका विषय था। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब कोई बनता नहीं है, क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है और ये फालतू की बातें पढ़ने से अच्छा है आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यह एक अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति व स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मंच है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। उसका मुख्यालय एबिन मॉरिशस में है। उसके टोटल सदस्य कितने हैं, तो ये हैं 23। ये ज़रूरी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता COP16 का विस्तारित सत्र, यहाँ रोम लिखा है 2025। हम समझेंगे रोम क्यों लिखा है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का सम्मेलन इसके पहले 1 नवंबर से लेके 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच काली में आयोजित किया गया, जो कि कोलंबिया में है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन रोम में आयोजित कराया गया है। मतलब रोम में इसकी अगली बैठक हुई थी। ये आप समझिए, जो रेगुलर होना था COP16 वो काली में हुआ था, कोलंबिया में जो है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे इसकी सहमति नहीं बन पाई थी। इस वजह से 25 से लेके 27 फरवरी 2025 को इटली के रोम में इसका फिर से सम्मेलन कराया गया, राइट। तो ये हमें जानना है कि इसमें जो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि काली सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र 25 से लेकर 27 फरवरी 2025 को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि यानी FAO के मुख्यालय में आयोजित किया गया। इससे पहले कि हम लोग परिणाम पे बात करें, पहले उसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता की रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करना था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने किया था। इस सम्मेलन का स्लोगन था कि एक न्याय संगत व विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, यानी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। इस सम्मेलन में G20 के 19 देशों व 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों, बात करते हैं इस पर, अफ्रीकी और यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। इसका मतलब यह है कि G20 शिखर सम्मेलन में 19 देशों के साथ साथ 2 क्षेत्रीय संगठन जैसे कि अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ ने भी 20 सम्मेलन में भाग लिया था। और साथ ही ये खास जान लीजिए कि G20 का शिखर सम्मेलन जो 2023 में भारत में हुआ था, तो इसी शिखर सम्मेलन में ये अफ्रीकी संघ को 20 का स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। तो ये नवीनतम एक क्षेत्रीय संगठन है जिसको जब भारत में इसका G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता यहीं पर दी गई थी। यानी 19वें शिखर सम्मेलन में के उद्घाटन समारोह में ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भूख व गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इसमें 82 देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, इस गठबंधन में 148 संस्थापक सदस्य हैं। और उल्लेखनीय है कि FAO के अनुसार विश्व में 2024 तक कुल 733 मिलियन लोग अल्प पोषित थे, यानी अंडर नरिश्ड थे। 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील यूनेस्को
और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल को लॉन्च किया। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया था और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत थे। तो ये 2-3 फैक्ट तो याद रखना चाहिए आपको कि सबसे पहला फैक्ट तो ये कि कहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 19वां, तो ये हुआ था ब्राज़ील में, और 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी संघ को अफ्रीकी संघ को उसको पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। और सामान्य सी बात है कि G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया, जो कि कुछ खास नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन की खास बातें क्या थी, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगला G20 शिखर सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये तीसरा मौका होगा जब ब्रिक्स के कोई देश में G20 की शिखर सम्मेलन आयोजित कराएगी। इसका मतलब यह है कि इसके पहले ब्रिक्स में भारत और ब्राज़ील के बाद यह तीसरा ऐसा देश है जब ब्रिक्स का कोई देश इसका G20 का शिखर सम्मेलन करेगा, राइट, अध्यक्षता करेगा। ठीक बात है। तो ब्रिक्स में ये देश हैं, आप जानते हैं इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के साथ साथ साउथ अफ्रीका। अगली बात है G20 में शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है, जिसकी बात ऊपर हो चुकी है। और यह पहला अवसर होगा जब कोई अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश इसका शिखर सम्मेलन करेगा या आयोजित कराया जाएगा। ये देखिए कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, एक समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना, इस बात को पे फोकस करता है या इस विषय पर केंद्रित होगा। इसके पहले हम लोगों ने COP16 देखा था, जो कि जैव विविधता पर सम्मेलन था। ये देखेंगे COP29 ये जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का। तो इसको कहाँ पर आयोजित कराया गया, बाकू अज़रबैजान। मुख्तार वायेव को COP19 की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। COP19 में अज़रबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए $1.3 ट्रिलियन की धनराशि की प्रतिबद्धता जताई गई है। ये एक बार डेटा आप याद रख सकते हैं, $1.3 ट्रिलियन COP19 में बात हुई थी, इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। COP29 में हानि और क्षति कोष का पूर्ण संचालन करने का निर्णय लिया गया। COP30 यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कजान रूस में आयोजित कराया गया। इसका केंद्रीय विषय था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास व सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कराई गई, जो ऊपर लिखा कजान में हुई थी। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। देखिए, ब्रिक्स में 5 सदस्य देश थे, फाउंडर कंट्री, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य जोड़े गए हैं। पहला है मिस्र, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश एक साथ जोड़े गए हैं। 2 देश और जोड़े गए हैं जिसको अभी हम लोग बात करेंगे। पहला तो एक है सऊदी अरब, दूसरा है इंडोनेशिया। ये सवाल अभी उत्तराखंड PCS में सवाल पूछा गया था, उसमें दिए गए थे सारे ऑप्शन और कोट वाइज सवाल थे कि 1 2 3 4 5, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल था। बहुत सारे कैंडिडेट ने इंडोनेशिया को स्किप किया था क्योंकि इंडोनेशिया 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की सदस्यता को ग्रहण करता है। तो ये डिस्प्यूटेड सवाल था क्योंकि उसमें डेट मेंशन नहीं था, लेकिन सवाल पूछे जाने तक इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का सदस्य बन चुका था। बहरहाल इसको देखिए, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी तक उसने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलियर के नेतृत्व में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने को अस्वीकार कर दिया था। अभी तक सऊदी अरब स्वीकार नहीं किया था इसकी सदस्यता, लेकिन ये आर्टिकल ख़त्म होते होते सऊदी अरब भी इसकी सदस्यता को स्वीकार कर लेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे। ये देश हैं प्रतिभागी देश, और ये देश कौन कौन से शामिल हुए थे, इनके हेड ऑफ द स्टेट हैं, जैसे कि लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ये राष्ट्रपति, इन्होंने प्रतिभाग किया था। रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग ने, और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सिरिल रैमाफोसा जो कि राष्ट्रपति हैं, और मिस्र की तरफ से अब्देल फतेह अल सीसी, इथोपिया की तरफ से। ये नाम इसलिए पढ़ रहा था कि आपको वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट याद भी रहने चाहिए, कभी कभार सवाल पूछे जाते हैं, इवन मैच करने को भी पूछे जाते हैं। इथोपिया के अबी अहमद, ईरान के मसूद पेजेशकियन और UAE के शेख मोहम्मद बिन जायन अल नहयान। आइए इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये आप अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। उपर्युक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसको अतिथि के रूप में बुलाया गया था, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है कि अतिथि के रूप में तुर्की को बुलाया गया था, नाटो का सदस्य है। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में इन्होंने प्रतिभाग किया था। हमने बोला था ना कि ये आर्टिकल ख़त्म होते होते सऊदी अरेबिया भी इसका सदस्य बन जाएगा। देखते हैं कैसे।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन कजान घोषणा पत्र के साथ, मतलब समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, तो सामान्य सी बात है, कजान में हुआ था, तो उसी घोषणा पत्र के साथ वो सम्मेलन समाप्त किया जाता है। 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में मनाए जाने मतलब निर्णय लिया गया। भागीदार देश कुल 13 देशों को ब्रिक्स समूह में भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये भागीदार देश ये थे: अल्जीरिया था, इंडोनेशिया था, बेलारूस था, कजाकिस्तान था, बोलीविया था, मलेशिया था और क्यूबा था। इसके अलावा नाइजीरिया, थाईलैंड, ये बस जानने के लिए कुछ याद तो नहीं कर सकते। नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाती है, यानी नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा ब्रिक्स का वो होगा ब्राज़ील में। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। 16वां कहाँ पर किया गया था? रसिया के कजान में। और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22-23 अक्टूबर को रूस की दौरा किया। ये भी जानना है कि दम्मू रवि सचिव आर्थिक मामलों के जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा बनाए गए थे। हमने बात किया था कि आर्टिकल ख़त्म होते होते सऊदी अरेबिया बन जाएगा। देखिए ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके पूर्ण सदस्य कौन कौन से 11 देश बनाए गए हैं। पहले तो हम लोग जाएंगे ब्राज़ील, उसका रसिया जो ब्रिक्स है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जो जुड़े हैं 6 देश उनके बारे में जान लीजिए। सऊदी अरब जुड़ गया ना, ये पीछे तक ये इसने स्वीकार नहीं किया था, कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन इसने स्वीकार कर लिया। मिस्र, इथोपिया और ईरान के साथ साथ UAE इसके पूर्ण सदस्य हैं। यानी टोटल ब्रिक्स में कितने सदस्य हो गए हैं? 11, 5 + 6। अगर ऐड करने की बात करेंगे तो 5 + 4 + 2, राइट। छोटा सा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, इसे भी देख लीजिए, आसान सा है, छोटू सा। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। एंथनी एल्बनीज़ ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये सवाल पूछता है मैचिंग में। कोरोल नोवरोकी ये पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फेडरिक मेर्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। मार्क कार्नी, इसको जानिए, कनाडा के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर शिखर सम्मेलन भी हुआ था, तो इनको याद रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये चर्चा में रहते हैं और ये समझौता ज़्यादा कराते हैं। और ये जान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ ही JD वेंस क्रमशः राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति सुनिश्चित किए गए, राइट। जो जानना है वो ये जानना है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व टिम वॉल्फ को पराजित किया था। बस ये जानना था, इसीलिए इसको मैंने पढ़ा। कमला हैरिस व टिम वॉल्फ को इन्होंने पराजित करके ये दोनों लोग, एक राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस, वो उपराष्ट्रपति बनाए गए। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है कि उन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। ये भी देख लेना चाहिए कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि चुने गए हैं। इनका नाम देख लीजिए। सुहास सुब्रमण्यम जो कि चुने गए हैं, जबकि 5 पुनः निर्वाचित हुए हैं। भारतीय मूल के प्रतिनिधियों को समोसा कॉकस के नाम से भी जानते हैं। बस एक सामान्य सी जानकारी है। कीर स्टारमर ये UK के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में बस इतना ही जानना है। आगे देखिए, कहानी नहीं सुनना है, जो परीक्षा के लिए आए वही पढ़ना केवल। मसूद पेजेश्कियन ये ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, राइट। अब देखिए, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं कभी कभार। उष्णकटिबंधीय तूफान विटिप जो कि कैरोलिन द्वीप समूह के पश्चिमी क्षेत्र में आया था, जिससे कि चाइना का हेनान प्रांत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि विटिप तूफान कहाँ पर आया था? तो कैरोलिन द्वीप समूह में, और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया? चाइना के हेनान प्रांत को। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। सुपर तूफान यागी फिलीपींस में पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? चीन, फिलीपींस, लाओस और थाईलैंड तथा म्यांमार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। जापानी भाषा में यागी का अर्थ होता है बकरी या मकर राशि। यह जान लीजिए कि भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए और साथ में वहाँ मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया था, जिसके लिए भारत ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता राशि प्रदान की थी। सो ये थे हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।